हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल फ्रेम। तो ये तो आपका पढ़ा हुआ है बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो आपने 9th में पढ़ लिया था, या अभी 9th में है तो आपने पढ़ लिया होगा शायद, या फिर आपने मतलब देखा होगा। ठीक है, अगर बाय द वे नहीं भी पढ़ा है और मैं ये बात कहूँ कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या न्यूटन्स लॉ जो तीन लोग हैं न्यूटन्स के ना, हाँ तीनों आपको आते हैं, आपको बचपन से आते हैं। तो आप कहोगे क्या सर मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, लेकिन मजाक तो नहीं कर रहा हूँ मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि आपको बचपन से आते हैं ये चीज़। नहीं समझ में, नहीं मान रहे मेरी बात को, कोई बात नहीं, अभी मैं प्रूव करके देता हूँ। उससे पहले बता देते हैं कि आज की क्लास में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे और इसकी जो कहानी है कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपका डेवलप कैसे हुआ उसके बारे में हम जानेंगे पहली चीज़। उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल फ्रेम है, क्यों जानेंगे इसके बारे में, क्या होती है इनर्शियल फ्रेम, तो ये भी हम समझेंगे कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में। बेटा न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो आपके इनर्शियल फ्रेम में ही काम करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम नहीं करते हैं। इसके लिए हम इसको इनर्शियल फ्रेम को पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज के साथ में। तो क्या होती है इनर्शियल फ्रेम, इसके बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे ठीक से। तो आपका जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहते हैं, उससे पहले हम उसकी कहानी स्टार्ट करने से पहले और मैं अपनी बात को ये प्रूव करने से पहले कि आपको बचपन से फिजिक्स आती है, एक छोटे से बच्चे को फिजिक्स आती है, न्यूटन्स लॉज बचपन से आते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं ना क्या कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है क्या, तभी तो मैं बताऊंगा कि भाई हाँ आपको कैसे आता है। देखो क्या कह रहा है ये फर्स्ट लॉ आपका, A इज इक्वल टू 0, मतलब एक्सेलरेशन आपका है वो क्या है, 0 है, इफ एंड ओनली इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0। और एफ नेट क्या है आपका, वेक्टर एफ नेट है, ये देखो वेक्टर ना, एफ नेट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। मतलब क्या कह रहा है, मतलब क्या निकला कि भाई अगर किसी पार्टिकल पर आपके जितने भी एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहे हैं और इंटरनल फोर्स जो काम कर रहे हैं उनका वेक्टर सम, वेक्टर हमने पढ़ लिया है ना। अगर नहीं पढ़ा है, आपको कोई भी डाउट है इसमें वेक्टर में, तो बेटा जाके वेक्टर वाला वीडियो आप एक बार चेक करो, उसमें आपको वेक्टर की समझ आ जाएगी पूरी कि हाँ वेक्टर सम कैसे करते हैं, वेक्टर सम के जो लॉज हैं वो कौन कौन से हैं। राइट, आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। राइट, उनको पढ़ लो एक बार जाके, तो बिल्कुल और अच्छे समझ में आएगा आपको कि वेक्टर सम कैसे करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वेक्टर सम जो इंटरनल फोर्सेज एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेज, उनका सम, ये नहीं कह रहा कि फोर्स 0 होना चाहिए पार्टिकल पर, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि उनका जो वेक्टर सम है इंटरनल फोर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम 0 होना चाहिए, ये बात कही है इसने। उस केस में क्या होगा, अगर ऐसा है तो क्या होगा भाई, उसका एक्सेलरेशन आपका 0 होगा पार्टिकल का। पार्टिकल अगर मूविंग कंडीशन में है तो भी उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, अगर उसमें नेट फोर्स क्या है, मतलब वेक्टर सम ऑफ नेट फोर्स क्या है, 0 है, और अगर रेस्ट पर है तो भी वो रेस्ट पे रहेगा, उस बैलेंस कंडीशन में रहेगा। यही आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। अगर इसको और इजी वे में बात करें तो आप पढ़ते आए हो, आपकी बुक में भी लिखा है कि बॉडी विल रिमेन, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन द रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट फोर्स इज अप्लाइड टू दी बॉडी, है ना। मतलब क्या होगा कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर कोई भी फोर्स काम ना करे, नेट फोर्स काम ना करे। हो सकता है उस पर 2-3 फोर्स काम कर रहे हो, लेकिन उनका नेट करेंगे हम, उनको क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे तो 0 आ सकता है। तो फिर उस केस में आपकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, मतलब रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी। राइट, ऐसे ही अगर बॉडी आपकी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उस पर भी अगर नेट फोर्स 0 है, दूसरा जो इसकी बात है जो किसकी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, एक तो रेस्ट वाली बात होगी, एक आपकी यूनिफॉर्म मोशन वाली बात होगी। उसमें भी कह रहा है कि नेट फोर्स अगर आपका 0 है, मतलब वेक्टर सम जो है किसका, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस का वेक्टर सम अगर 0 है तो भी वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी बॉडी। राइट, ये आपका सिंपल सा फर्स्ट लॉ है। अब ये कहोगे सर सिंपल से बता रहे हो आप, हाँ बिल्कुल सिंपल सा ही है क्योंकि आपको पहले से आता है बेटा, मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, है ना। इनर्शियल फ्रेम क्या होती है आपके, जिसमें कि आपके लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, हम इसको पढ़ेंगे। वैसे बेसिकली कितने से समझ लो, इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये हो गया कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन 0 है। क्या कर रहा हूँ मैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब जहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है, यानी मैं अब यहाँ पर खड़ा हूँ, किस पर, ग्राउंड पे खड़ा हूँ, तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड हो गई। और यहाँ से मैं अगर किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मेरी अगर ग्राउंड, मतलब मेरी जो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कौन सी, ग्राउंड, इसकी अगर एक्सेलरेशन 0 है, ऑब्वियसली ग्राउंड का 0 ही मानते हैं हम ना, 0 अज्यूम करते हैं, तो
आपकी वो फ्रेम कैसी होगी, इनर्शियल फ्रेम होगी बेटा। मतलब इनिशियल फ्रेम का सिंपल मतलब समझो कि फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर मतलब एक्सेलरेशन 0 है तो वो आपकी इनर्शियल फ्रेम, और 0 नहीं है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी हम डिस्कस करेंगे इसको कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या मतलब होता है इसका, कैसे इसका कॉन्सेप्ट कैसे काम में लेते हैं, ठीक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। कौन सी बात पे, कि फिजिक्स आपको पहले से आती है। बिल्कुल फिजिक्स आपको पहले से आती है बेटा, बचपन से आती है फिजिक्स आपको, है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो बिल्कुल बचपन से आता है। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ आप सपोज कि आपका एक छोटा बच्चा है घर में, है ना, कितना 3 साल का बच्चा मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ, तो अब वो क्या कर रहा है, वो अपने कमरे में टॉय से खेल रहा है। अब टॉय से खेलते खेलते उसको ख्याल आया कि मुझे तो भूख लगी है, तो मम्मी के पास में गया खाना खाने के लिए कुछ, तो उसने खाना खाया, अब पेट ज़्यादा भर गया उसका, तो बच्चा सो गया। ऐसा हो सकता है ना, हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। किसी कोई आपत्ति होगी इस बात में कि बच्चा सो गया? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब क्या हुआ, अब बच्चा जैसे उठा तो उसको ध्यान आया, अरे मैंने टॉयज तो वहाँ पे छोड़ दिए। तो बच्चा, सबसे पहले बच्चे को टॉयज ही सबसे प्यारे होते हैं, तो वो वहाँ दौड़ के जाएगा। सबसे पहले दौड़ के जाएगा तो कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर उसने टॉय छोड़े थे उसी जगह बच्चा वापस दौड़ के जाएगा उठने के बाद में, राइट। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को पता है कि भाई मेरे टॉयज रेस्ट में थे तो वो रेस्ट में ही मिलेंगे। बात समझ में आई? यानी बच्चे को भी पता है कि भाई मेरे टॉयज मैंने जब सोया था, मैं खाना खा के जब सोया उससे पहले मैंने कमरे में रखे थे, रेस्ट में थे वो, तो वो रेस्ट में ही है। अब उसको फिजिक्स की भाषा में नहीं सोच रहा वो, पर वो अपने बच्चे को इंट्यूटिवली पता तो है ना कि कहाँ पर मिलेंगे मेरे टॉयज। तो मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, भाई न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहा है। सिंपल सी बात है ना। अब ये बताओ, अगर बाय द वे उसके टॉयज वहाँ पर नहीं है तो क्या करेगा बच्चा? बच्चे को समझ में आएगा कि भाई मम्मा ने कहीं उठा के रख दिए होंगे, तो मम्मी के पास में जाएगा कि मम्मी मेरे टॉयज कहाँ पे रखे हुए हैं। यानी बच्चे को ये भी समझ है कि भाई टॉयज खुद से चल के नहीं जाएंगे, जब तक कि टॉयज पे कोई फोर्स काम नहीं करेगा, टॉयज में कोई मूवमेंट नहीं आएगा, राइट। समझ में आ रही बात? क्लियर है कि नहीं है? बताओ, इतनी सिंपल सी बात है। कितनी सिंपल सी बात है कि एक बच्चा भी जानता है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कैसे काम करता है। बेटा न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ की ही बात नहीं है, हमारे जो फिजिक्स है यानी साइंस है इवन, वो क्या है, नेचर का ऑब्जर्वेशन है। नेचर का ऑब्जर्वेशन कैसे है? नेचर का ऑब्जर्वेशन इस तरीके से है कि साइंस जो इवॉल्व हुई है वो नेचर को देख देख के सीखे हैं, नेचर का कीनली ऑब्जर्वेशन किया है, डीपली ऑब्जर्वेशन किया है नेचर का, और उसमें कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई किए गए हैं कि भाई हाँ चीज़ें इस तरीके से होती है, राइट। और उन पैटर्न्स को दूसरी जगह अप्लाई करके देखा गया है, हाँ भाई यहाँ पर भी इस तरह से हो रही है। यानी कि इनमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सलिटीज़ है बेटा, यूनिवर्सल है ये पैटर्न, है ना। और उनको फिर क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा, उनको वेरीफाई किया गया, उनको टेस्ट किया गया, किसमें, लैब में भी टेस्ट किया गया, तो समझ में आया कि भाई हाँ ये लॉज आपके यूनिवर्सल है, नेचर इस तरीके से काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है, क्या न्यूटन से पहले कभी ग्रेविटेशन फोर्स हुआ नहीं था? था कि नहीं था? बिल्कुल था सर। तो न्यूटन ने क्या इन्वेंट किया ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं, बिल्कुल भी इन्वेंट नहीं किया। तो क्या किया, डिस्कवर किया, नेचर में पहले से था, न्यूटन ने डिस्कवर कर दिया उसको कि भाई न्यूटन ने उसको देखा कि भाई सेब नीचे की तरफ ही गिर रहा है, उससे पहले भी नीचे ही गिरते थे। तो क्या किया उसने, उसके बारे में सोचा कि भाई नीचे ही क्यों गिर रहा है, और उसने उसको मतलब देखा कि कोई फोर्स काम करेगा तब गिरेगा, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में सारा डिस्कशन चला, और उसके बाद में देखा कि भाई हाँ ऐसे होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है इस तरीके से। तो बेटा साइंस ऐसे ही इवॉल्व होती है। और वही देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहाँ पर न्यूटन ने अर्थ पे डिस्कवर किया था वो पूरे यूनिवर्स में काम करता है। आपकी प्लेनेटरी मोशन जो है किसकी, सन, अब अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो प्लेनेट्स की जो मोशन है वो बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। आपका जो यूनिवर्स की जो मोशन है, यूनिवर्स जिस हिसाब से काम कर रहा है उसको बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। तो मतलब इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है किसकी, लॉज की, जो कि नेचर से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, डिस्कवर किया जाता है। कोई इन्वेंशन नहीं है। इन्वेंशन किस में होती है, इन्वेंशन तो साइंस की एप्लीकेशन करके टेक्नोलॉजी बनाते हैं ना, उसमें इन्वेंशन होती है बेटा, ठीक है। समझ में आई बात? बिल्कुल। तो अब इसकी कहानी पे आ जाते हैं, किसकी कहानी पर, कि भाई फर्स्ट लॉ बना कैसे। पता है आपको, इतनी सिंपल सी बात हमने बात कर ली कि हाँ बच्चे को भी फर्स्ट लॉ आता है, लेकिन फर्स्ट लॉ को डेवलप होने में करीब 2000 साल लग गए। 2000 साल की थिंकिंग लग गई लोगों, किसकी, हमारे जो फर्स्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं। कौन फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे? अरिस्टोटल, द ग्रेट ग्रीक थिंकर। किसके, अलेक्जेंडर के कौन थे,
टीचर थे ये बेटा, मेंटर थे उनके, राइट। तो इन्होंने उस टाइम पर इन्होंने क्या कि मतलब इनको फर्स्ट साइंटिस्ट क्यों बोला जाता है, जेन्युइन साइंटिस्ट, इसलिए कि इन्होंने ऑब्जर्व करके, चीज़ों को ऑब्जर्व करके, पैटर्न आइडेंटिफाई करके, लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड, लॉजिक्स के बेस पे उनको अरेंज किया, राइट। इसलिए इनको फर्स्ट साइंटिस्ट बोला जाता है। तो इन्होंने इसके बारे में क्या किया कि भाई इन दोनों का रेस्ट वाली बात तो बिल्कुल कॉमन सी हो गई, वो तो सबको पता है कि जब तक किसी बॉडी कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी ना, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो बात सिंपल सी है, सबको समझ में आती थी। लेकिन बात पेज कहाँ फंसता था, पेज फंसता था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको मूव कराने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर यूनिफॉर्मली भी मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है, तो भी उसको क्या चाहिए, उसको एक फोर्स चाहिए जिससे कि वो मूव करती रहेगी। तो बिल्कुल नेचर में दिखाई भी पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है, देखो आपकी जो ये एक बोट है ना, बोट क्या कर रही है, पानी में सेल कर रही है, किसकी हेल्प से कर रही है, विंड फोर्स की हेल्प से कर रही है। विंड फोर्स, अगर विंड बंद हो जाए तो क्या होगी, बोट की मूवमेंट बंद हो जाएगी, सिंपल सी बात है। कोई ऐसे में और कोई लॉजिक थोड़ी बनता है, हाँ बिल्कुल सर, कोई भी ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन आया, देखो है ना, उस इन्होंने जो अरिस्टोटल थे, ये साहब ने इस तरह के लॉजिक्स देखे कि नेचर में ये चीज़ें हो रही हैं भाई, हाँ तो ऐसी ये प्रिंसिपल है। देखो ये आपके विंड ब्लो कर रही है, किस पर, ट्रीज पर, स्ट्रॉन्ग विंड है, तो ट्रीज को क्या कर रही है, ट्रीज की जो ब्रांचेज हैं उनको मूव करवा रही है, मोशन है उनमें। अगर आपकी विंड स्टॉप हो जाए तो क्या होगा, इनकी मोशन रुक जाएगी। ये कंटिन्यूस मोशन में बने रहे, इसके लिए क्या होगा भाई, आपकी जो विंड ब्लो करती रहनी चाहिए, सिंपल सी बात है ना। यानी कोई ना कोई विंड फोर्स, मतलब कोई ना कोई फोर्स काम करना चाहिए मोशन के लिए, तो विंड फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर मोशन, इसकी मोशन को कंटिन्यू करने के लिए। ये एग्जांपल ले लो, आपका एक कार्ट है, अगर कार्ट को सिंपल पुश करके छोड़ दो आप, है ना, तो क्या होगा सर, थोड़ी देर बाद में जाकर रुक जाएगी, थोड़ी डिस्टेंस पे जाकर रुक जाएगी, सिंपल सी बात है। इसमें कहाँ पूछे, मतलब कोई ढंग की बात पूछो ऐसा लग रहा है, ओके। तो क्या करते हैं भाई, इसको कंटिन्यूस फोर्स चाहिए, किसके है ये, अगर आपकी हॉर्स कार्ट है तो हॉर्स इसको कंटिन्यूसली पुल करता जाएगा, तब आपकी इसकी यूनिफॉर्म मोशन बनी रहेगी कार्ट की। तो बेटा इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन थे, नेचर में ऐसे हज़ारों ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे, आप भी देखोगे तो हज़ारों ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो उसके बेसिस पर जो ग्रेट थिंकर, जो उस टाइम के साइंटिस्ट, मतलब फर्स्ट साइंटिस्ट कौन, अरिस्टोटल साहब, उन्होंने बताया कि भाई कोई भी बॉडी के मूवमेंट के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, उसकी यूनिफॉर्म मोशन को बनाए रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि बड़ा लॉजिकल है ना, रीजनेबल है, दिखाई भी पड़ता है नेचर में ऐसा हो रहा है। तो ये इन्होंने लॉ बना दिया उस टाइम पर। अब क्या है, इनकी अथॉरिटी इतनी बड़ी थी, वे अलेक्जेंडर के मतलब मेंटर थे, ग्रेट अलेक्जेंडर के, तो इनकी अथॉरिटी और इनका नाम इतना बड़ा था बेटा उस टाइम पर कि अगले 2000 सालों तक लोगों ने इनको चैलेंज नहीं किया। अब कहीं से ये कब की बात है, ये आपकी 3rd सेंचुरी BC की है ना, बिफोर क्राइस्ट। BC और AD का डिफरेंस तो आपको पता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ाई है ना, हाँ, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ, ओके। अब क्या हुआ, अब गैलीलियो गैलीली साहब आए, कहाँ पर, हाँ ये अवतरित हुए कहाँ पर, पीसा में, पीसा की मीनार है ना, लीनिंग टावर ऑफ पीसा सुना है, इटली में, वहाँ पर अवतरित हुए। तो इन्होंने जब सोचना स्टार्ट किया, एंड आइंस्टीन इनके बारे में कहते थे कि ही इज़ द फर्स्ट मॉडर्न साइंस, मतलब फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस। क्या कहते हैं, ये आइंस्टीन साहब ने कहा है, आइंस्टीन ने कहा है कि ही इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस। क्यों, क्योंकि इन्होंने उस तरीके से चीज़ों को, साइंस को अरेंज करना शुरू किया उस लॉजिक्स के साथ में। बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे बेटा इन्होंने क्या किया था, आपकी जो टेलीस्कोप की हेल्प से बताया था कि मून पर, ये जो ड्राइंग नहीं है मून पर कोई भी किसी तरह की, मून पर क्या है, क्रेटर्स हैं, माउंटेन्स हैं, और मून काफ़ी बड़ा साइज में है। इन्होंने वीनस वगैरह, जो वीनस प्लेनेट है उसके भी मूवमेंट को ट्रैक किया, दूसरे प्लेनेट्स हैं उनके मून्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, वो ट्रैक किया। तो बड़े एस्ट्रोफिजिक्स थे, इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है साइंस में, एस्ट्रोफिजिक्स में काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूशन है। तो बड़े इनकी बात को सुना जाएगा ऑब्वियसली। तो गैलीलियो गैलीली साहब ने बताया, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, इनको लगा कि शायद ये बात जो कह रहे थे, कौन, अरिस्टोटल साहब ने बताई, ये बात आपकी काफ़ी हद तक सही नहीं है। इनको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट, मतलब ऑब्जर्वेशन आए इनके। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने सिंपल आपका एक, देखो ये वेज लिया, इंक्लाइन प्लेन है, जिस पर इन्होंने बॉल को यहाँ से पुश किया, यहाँ से किस इनिशियल वेलोसिटी u से पुश किया। तो ये क्या करेगी, बॉल को इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे बॉल नीचे आई वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, मतलब उसने एक्सेलरेट किया, किसने, बॉल ने एक्सेलरेट किया। सिंपल सी बात है, अगर बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ में, तो वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेशन यही होता है ना बेटा, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी।
विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। जो रेट है वो आपकी वेलोसिटी में चेंज की रेट को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो क्या हुआ कि ये कह रहे हैं कि जब नीचे आ रही है बॉडी तो ये आपका क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। बॉल नीचे आ रही है तो एक्सेलरेट कर रही है। और इन्होंने किसके एक्सपेरिमेंट करते टाइम क्या देखा कि भाई जो वेज है आपका, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसमें थोड़ा सी ये कैसा है, स्मूथ है, प्लेन कैसा है, स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन इसमें कम हो गया, मतलब फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम इसमें। तो ये हमने क्या लिया, u = 0। तो उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या किया इन्होंने कहा कि भाई चलो इसको ऊपर की तरफ पुश करके देखते हैं। तो क्या होगा, जब इन्होंने ऊपर की तरफ इसको पुश किया तो धीरे धीरे करके इसकी स्पीड कम होती गई और एक टाइम ऐसा है कि ये रुक गई स्पीड। तो मतलब क्या हो रहा है, मोशन रिटार्ड हो रही है ना, मोशन इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, मतलब मोशन रिटार्ड होती जा रही है, राइट। तो इनको ऑब्जर्वेशन आया अच्छा कि ऊपर जाने में आपकी रिटार्ड होती है, राइट। अब क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है देखते हैं भाई। हॉरिजॉन्टल पे भी इन्होंने स्मूथ सरफेस ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने इसको पुश किया, बॉल को वेलोसिटी दी। आप देखा कि ऑलमोस्ट सेम वेलोसिटी रहती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसकी क्या करें, कोई एक्सेलरेशन नहीं है भाई, कोई रिटार्डेशन नहीं है, राइट। मतलब बॉडी ना तो स्पीड उसकी तेज हो रही है और ना ही उसकी स्पीड कम हो रही है। जो कि कौन, अरिस्टोटल साहब ने कहा ना क्या, कि भाई आपके मोशन को यूनिफॉर्म स्पीड बनाए रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, एक कांस्टेंट फोर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा उन्होंने और कर लिया और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया। तो इन्होंने क्या किया कि उन दोनों इंक्लाइन प्लेन को पास लेके आ गए और जो उनका हॉरिजॉन्टल प्लेन जो था उसको इन दोनों के बीच में रख दिया। अब इन्होंने वापस वही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। अब देखा इन्होंने कि h हाइट से इन्होंने बॉल को क्या कर दिया, जस्ट रिलीज कर दिया यहाँ से। मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी और ये भी वही स्मूथ प्लेन है, म्यू 0 है बेटा, ठीक है, हाँ स्मूथ सरफेस है। तो अब क्या किया कि जैसे जैसे नीचे आई एक्सेलरेट किया बॉल ने एक्सेलरेट किया, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती गई और फिर वो किस पे आ गए, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आ गए। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखा इन्होंने कि इसकी वेलोसिटी में कोई खास चेंज नहीं आ रहा है, ये भी स्मूथ प्लेन है। और फिर बॉल ने वापस इस पे अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर दिया, किस पे, इंक्लाइन प्लेन, इस वेज पर, राइट। तो अब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एक h हाइट से हमने इसको रिलीज किया था और वापस h हाइट पर जाकर ही इस प्लेन पर ये इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ये इनके लिए कुछ नई बात थी इनके एक्सपेरिमेंट में कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी खोज में फिर ये आगे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। देखो ये क्या हो रहा है, जब इन्होंने देखा हमने क्या किया कि भाई यहाँ से ये हम वेलोसिटी दिखाई है इसकी कि यहाँ से जब यहाँ पर आई हॉरिजॉन्टल प्लेन में चली तो वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। यहाँ पर आपकी u1 और v3 दोनों क्या हो गई, 0 हो गई। और यहाँ पर जैसे ही नीचे जितनी आई थी, क्योंकि हमने सेम हाइट के वेज लिए ना, इन्होंने लिए, मतलब हमने नहीं, इन्होंने लिए, तो आपकी जहाँ यहाँ पे वेलोसिटी थी और जो ऊपर जाने की वेलोसिटी थी वो सेम है, आपकी ऑलमोस्ट सेम है। ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन था इनके, राइट। अब इन्होंने क्या काम किया कि भाई ये वाला जो था जिस पर कि बॉल अपवर्ड मूवमेंट कर रही थी, उस वाले वेज की लेंथ बढ़ा दी, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ बढ़ा दी बेटा। हाइट उतनी रखी, देखो ये भी हाइट उतनी है, ये भी है, दोनों की हाइट सेम रखी, लेकिन क्या किया, लेंथ बढ़ा दी। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, वापस वही सेम सेटअप लगाया, उसी तरह का सेटअप लगाया, बस उस वेज की लेंथ बढ़ा दी, इंक्लाइन प्लेन की इंक्लाइन लेंथ मतलब इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो अब देखा इन्होंने कि h हाइट से इसको बॉल को रिलीज किया और वापस भी h हाइट पर पहुंच गई। कितनी हाइट पर पहुंच गई, h हाइट पर पहुंच गई, लेकिन इसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर की इस केस में। हाँ ये एक अलग चीज़ थी, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बावजूद भी उसने सेम हाइट तक क्या किया, अपवर्ड मूवमेंट किया। यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया, कुछ फोर्स नहीं लगाया, लेकिन उसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर ली, राइट। अब क्या हुआ, इन्होंने ये वाला जो इंक्लाइन प्लेन था इसको हटा दिया। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इसको भी दिखाया है कि भाई आपका यहाँ पे θ1 है जो एंगल है ना इंक्लाइन प्लेन का, और यहाँ पे θ2 है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर ये ज़्यादा कम इंक्लाइंड है मतलब इसका स्लोप क्या है, कम है, तो ये कम रहेगा, एंगल थीटा छोटा रहेगा, राइट, सिंपल सी बात है। ओके अब क्या किया इन्होंने, इसको ही रिमूव कर दिया, उठा के इस वेज को रिमूव कर दिया और फिर बॉल को यहाँ से रिलीज कर दिया। रिलीज किया तो बॉल की वेलोसिटी बढ़ती गई और फिर इन्होंने देखा कि ये क्योंकि स्मूथ प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ प्लेन है, तो इसमें क्या हुआ कि वेलोसिटी में कोई खास चेंज नहीं हो रहा है, सेम वेलोसिटी से ये जा रही है बॉल, इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, यानी कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट आ ही नहीं रही। यहाँ पर समझ में आ रही बात, ये उसके जस्ट उल्टी बात थी जो कि अरिस्टोटल ने बताई थी। क्या कि भाई वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्म रखने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ती है,
लेकिन यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में गैलीली के जो एक्सपेरिमेंट था उसमें इस बात के मतलब अपोज कर रही है, ये एक्सपेरिमेंट उसको अपोज कर रहा है। तो गैलीली को समझ में आया कि भाई फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ये बात तो सही नहीं है। इस क्यों? तो क्या काम कर रहा है कि भाई अगर इस पर कोई फोर्स नहीं है तो बॉल अगर हॉरिजॉन्टल मतलब ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, तो बॉल चलती रहेगी, बॉल रुकेगी नहीं, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी अगर कैसा है, स्मूथ सरफेस है तो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिंपल सा इतना सा है कि भाई बॉल का मतलब बॉल में कोई प्रॉपर्टी है, बॉल की कोई प्रॉपर्टी है, बॉल की नहीं कोई हर बॉडी के कोई प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि वो चेंज नहीं करती अपने आप में। कब तक? जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स काम ना करे, है ना, उसको क्या नेट फोर्स काम ना करे। तो मतलब अब इस बॉल को स्टॉप करने के लिए, इसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए इस पर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सिंपल से एक्सपेरिमेंट है बेटा। हाँ आपको भी सर सिंपल ही बोलते हैं आप तो बेटा, इससे और क्या मतलब समझोगे तो सिंपल है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो क्या हो रहा है देखो, सेम है ना कि भाई हाँ आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वहाँ से चेंज हो रही है। अब वो फोर्स कौन सा था उस टाइम पे? ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या न्यूटन साहब ने व्याख्या की नहीं थी, तो उनको उस फोर्स से मतलब नहीं था। ये तो सिंपल सी बात है कि भी नीचे से नीचे, ऊपर से नीचे गिरती हैं चीज़ें। अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे किसी चीज़ को छोड़ दोगे, किसी बॉल को छोड़ दोगे तो वो नीचे आ जाएगी, सिंपल सी बात थी बेटा, है ना। हाँ तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ इस पर ध्यान दिया किस बात पर कि भाई वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है, किस पर? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है क्या? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मीन्स इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक टू दी बॉडी, कोई भी बॉडी हो उसकी है ना, उस बॉडी में होती है। तो ये प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब वो क्या करता है कि इनर्शिया क्या करती है? इनर्शिया आपके चेंज, किसी भी तरह के चेंज का क्या करती है? रेजिस्ट करती है उस चेंज को, राइट। और अगर इसको वैसे देखेंगे तो हमारी लाइफ में भी ये सब चीज़ें होती है। सपोज कि आप आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं ना, हाँ होता है ना, घर जाने के बाद में स्कूल से गए थके हारे, है ना, आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। अब मम्मी ने कहा कि बेटा ये काम कराओ मार्केट से, क्या करेगा? दिमाग कहेगा अरे नहीं अभी कुछ न कुछ एक्सक्यूज दे दो, कुछ ऐसा होता है। हाँ बॉडी रेजिस्ट, मतलब मैं ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत बात है, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये इतनी सिंपल सी बात कि बॉडी हमारी रेजिस्ट करती है, माइंड रेजिस्ट करता है, राइट। ऐसे ही अगर मान लो आप, अच्छा थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आप सिंसियर बच्चे हो, बिल्कुल आप लोग सिंसियर ही हैं जब आप इस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, तो क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल दिमाग कंसंट्रेशन आपका लेवल पूरा है, और उस टाइम पर अगर आपको कोई आके डिस्टर्ब करता है तो क्या लगता है आपको? आपका माइंड रेजिस्ट करेगा उस डिस्टर्बेंस को। तो ये एक इनर्शिया है, यही इनर्शिया है। तो ये हर बॉडी में होता है, किसका? कि वो चेंज को, किसी भी तरह के चेंज को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ गैलीलियो गैलीली, राइट। मतलब अगर रेस्ट में है बॉडी तो वो चेंज नहीं होगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई फोर्स काम ना करे, नेट फोर्स काम ना करे, राइट। ऐसे ही अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, मतलब वो रुकेगी भी नहीं और वो तेज भी नहीं होगी, है ना, एक्सलेरेट भी नहीं करेगी। कब तक? जब तक कि उस पर ऐप नेट काम ना कर रहा हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये नई डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि अब गैलीलियो गैलीली साहब का वजन भी कम नहीं था। वजन का मतलब ये नहीं कि उनका मतलब उनकी जो अथॉरिटी थी उस वर्ल्ड में, साइंटिफिक वर्ल्ड में, वो कम नहीं थी, तो उनकी बात को मानना पड़ा, उस पर चीज़ें चेंज होने लग गई। तो अब अरिस्टोटल की जो मैकेनिक्स थी, मतलब उन्होंने जो नियम बनाए थे वो फेल होने लग गए इस तरह से। तो अब क्या हुआ? अब हुआ कि भाई न्यूटन साहब आ गए अब, और न्यूटन साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को और किया, मतलब इसको परफेक्ट करने की कोशिश की कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने देखा कि स्मूथ सरफेस कहाँ पर होती है। उन्होंने देखा कि भाई जो आइस होती हो, मतलब आइस की जो सरफेस होती है, राइट, हार्ड आइस, तो उस वो क्या होती है? स्मूथ होती है। अगर मान लो उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, ये देखो ये आपका आइस हॉकी मान लेते हैं कि हमें आइस हॉकी का क्या है? ग्राउंड है, राइट। और ये आइस हॉकी जिससे खेलते पक, जो मतलब बॉल तो नहीं, एक वैसा सर्कुलर वो होती है, डिस्क टाइप में ना, मोटी डिस्क होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको पक बोलते हैं, राइट। अगर इसको फोर्स किया, किससे? स्टिक से, आपके स्टिक से फोर्स किया तो क्या होगा भाई? इसमें कुछ वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी, तो जैसे इसको फोर्स किया तो बेटा इसकी वेलोसिटी सेम वही रहती है पूरी, किस पर? आइस ग्राउंड पर सेम रहती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आइस आपकी बड़ी स्लिपरी होती है। कैसी होती है? स्लिपरी होती है, मतलब स्लिप करती है।
दैट मीन्स इस पर फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो होता है, राइट। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने देखा कि हाँ वी में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, जब तक कि इसको जाके दूसरी ओकेस्टिक से रोका ना जाए तब तक कोई चेंज नहीं आता, सिंपल वही वेलोसिटी से मूव करता रहता है ये पक। तो ये एक्सपेरिमेंट, इस तरह के एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए और उनको समझ में आया कि भाई गैलीलियो गैलीली साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, राइट। तो क्या हुआ, अगर v कांस्टेंट रहता है आपका, दैट मीन्स क्या है, इस पर एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है, समझ गए। ये एफ जीरो हो या ना हो ये नहीं पता हमें, है ना। अगर कैसे कह रहे हैं हम, अच्छा इसको भी समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पर तो क्या है, एफ कोई फोर्स है ही नहीं, ना कोई फ्रिक्शन फोर्स है, ना कोई इंटरनल फोर्स काम कर रहा है, दूसरा कौन सा, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर तो एफ नेट जीरो ही हो गया, ठीक है, क्योंकि सारे फोर्स जीरो हो गए। अब अगर हम एक आम बात कर ले कि आम मतलब एक सपोज कि वुडन ग्राउंड है ना, वुडन सरफेस है, या फिर आपकी जो नॉर्मल टाइल्स की सरफेस है, फर्श की बात कर रहा हूँ, फ्लोर की बात कर रहा हूँ, तो उस पर आपने बॉल या कोई भी बॉडी को मूव किया तो क्या करता है भाई, फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। अरिस्टोटल साहब कहाँ मात खा गए, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में उनको नहीं पता था ना। तो उनकी बात तो बिल्कुल सही दिखती है, लॉजिकल बात दिखती थी, लेकिन क्या करता है आपके, जब जैसे ही किसी बॉडी को मूव करवाते हैं हम किसी रफ सरफेस पे, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज करता है, उसकी मूवमेंट को, राइट। फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है, तो क्या करते हैं हमें उसके बराबर में उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है। इसी की वजह से बच्चे को भी पता है कि अगर उसको खिलौने को, उसके टॉय को क्या करना है, मूवमेंट में रखना है, तो स्ट्रिंग बांध के उसको लगातार फोर्स लगाता रहता है ना। ये तो हो गई किसकी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बच्चे को पता है, और ये बात भी उसको पता है बिल्कुल, लेकिन उसको ये नहीं पता क्या कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो एफ जीरो है, अगर कोई कहता है आपको कि एफ जीरो है तो ए जीरो होगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा बॉडी का, तो ये बात सही नहीं है। क्या बात सही नहीं है कि एफ जीरो है तो ए जीरो होगा, ये बात सही नहीं है। तो सही क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब, न्यूटन्स के हिसाब से नेट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए, तब ए जीरो होगा, है ना। कौन सा नेट फोर्स, क्या हो गया आपका, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम। कौन सा, वेक्टर सम बेटा। तो वेक्टर सम अगर जीरो है तो ए जीरो होगा। दैट मीन्स कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी अगर आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, राइट। सो ए फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, वापस एक बार ध्यान से सुन लो, A is equal to 0 if and only if F net is equal to 0. Means जो वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्स इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्स, तो वो जीरो रहेंगे बेटा, ठीक है। यही आपका ये है। अच्छा अब समझते हैं हम, ये बिल्कुल क्लियर हो गया ना। हाँ अब हम समझते हैं इनर्शियल फ्रेम क्या होती है। इनर्शियल फ्रेम हमने क्या अभी तक क्या समझ सीखा था, इनर्शियल फ्रेम में इतनी सी बात सीखी थी कि भाई जो आपका क्या है एक्सेलरेशन, उस फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर उसके फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो है, जिससे कि हम किसी भी बॉडी के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपकी फ्रेम कैसी हो गई, इनर्शियल फ्रेम होगी, उसमें आपका न्यूटन्स लॉ काम करेगा। अगर वो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो उसमें न्यूटन्स लॉ आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको डिटेल में समझते हैं बेटा। चलिए अभी तक क्लियर हो रहा है ना, कोई मुश्किल है अभी? अच्छा ये इनर्शियल फ्रेम की जरूरत क्यों पड़ गई थी, इनर्शियल फ्रेम हम पढ़ते क्यों हैं? इनर्शियल फ्रेम की जरूरत इसलिए पड़ गई कि जब, अच्छा फ्रेम के तो पता है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। हम ग्राउंड को लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या हम किसी दूसरे मतलब मूविंग बॉडी को लेते हैं, अगर उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, वहाँ से कुछ ऑब्जर्व करते हैं मूवमेंट को, किसी बॉडी दूसरी बॉडी को। तो ये सिर्फ हमारी क्या है, हमारी इंडिपेंडेंस है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था अच्छे से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर सिंपल इतनी सी बात करें कि भाई जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर उसमें न्यूटन्स का एप्लीकेशन, मतलब फर्स्ट लॉ न्यूटन्स, केवल फर्स्ट लॉ ही नहीं, सारे लॉज, तीनों लॉज किसके, न्यूटन के, अगर वो काम करते हैं तो आपकी इनर्शियल फ्रेम है, और नहीं करते हैं तो वो
नॉन इनर्शियल फ्रेम है बेटा। इसको समझ लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को ना। तो समझ में आ गया, जिसका ए 0 है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, या फिर फ्रेम आपकी वो किस पे, रेस्ट पे भी हो सकती है। जैसे जनरली हम कौन से लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं आपकी ग्राउंड को, मोस्ट ऑफ द केसेज में हम ग्राउंड को लेते हैं। और ग्राउंड कौन सा है, अर्थ है, मतलब अर्थ। वैसे तो हम कहेंगे अर्थ भी भाई, ये अर्थ की भी जो मोमेंट है, मतलब ए है, वो 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है और अर्थ रिवॉल्व भी करती है सन के अराउंड में। और वेलोसिटी, आपको सर वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है बेटा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। और ए में क्या होता है, एक्सेलरेशन भाई, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो एक वी का, वेलोसिटी का, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो। दोनों ही केस में क्या होती है आपके, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन डेवलप होता है, राइट, एक्सेलरेशन बनता है। तो क्या करें हम, मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको अर्थ को भी हम देखें, लेकिन इस अर्थ की जो ये स्पीड होती है, मतलब जो चेंज इन किसमें, डायरेक्शन में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। मतलब अर्थ को हम क्या करते हैं, अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम कंसिडर करते हैं। ओके, क्योंकि हम देखते हैं ना, अब मैं ही कहूँ कि ये बोर्ड जो है मेरे, अब इसको समझ लेते हैं, मैं कहूँ कि बोर्ड आपका रेस्ट में है, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है ना। तो हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, हम अर्थ पे जहाँ पे ग्राउंड पे खड़े हैं हम उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अर्थ को हम कैसे मानते हैं, फ्रेम इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। उसका एक्सेलरेशन हम क्या मानते हैं, कंसिडर करते हैं, 0 कंसिडर करते हैं बेटा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट में क्या हो रहा है, एक ये मास है जो कि एक स्ट्रिंग से बना हुआ है, स्ट्रिंग से हैंग कर रखा है, राइट। और यहाँ पर अपना चंदू आया और उसने लिफ्ट में क्या किया, लिफ्ट में एंटर किया। अब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, उसको अपने घर पहुँचना था ना, वो मान लो 10th फ्लोर पे रहता है। तो अब लिफ्ट ने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। उसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन आपका ए है लिफ्ट का। तो अब चंदू इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई जो मास है ये कैसे मूव कर रहा है। तो मास तो उसको क्या कर रहा है, स्टेशनरी दिखाई पड़ रहा है ना, मास कहीं नहीं जा रहा ना, ये तो सिर्फ हैंग कर रखा है बेटा, हैंग है ऐसे, है ना। तो चंदू को दिख रहा है कि भाई ये तो क्या है, आपका स्टेशनरी है। अब यहीं से चंदू से पूछा जाए, इससे पूछा चंदू से, चंदू को क्या फिजिक्स आती है थोड़ी सी, है ना, फिजिक्स तो वो हमें पढ़ा रहा है, हमें हेल्प कर रहा है ना, तो फिजिक्स तो उसको आती है। तो चंदू से पूछा कि भाई बताओ, आपका ये जो मास है जो हैंग कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन कुछ है। तो चंदू को तो ये स्टेशनरी दिखाई पड़ रहा है। तो चंदू ने कहा कि नहीं स्टेशनरी है। तो बोला ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताओ। तो इसने बनाया, भाई ठीक है सर अभी बना देते हैं। ये एम मास है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये इसमें टेंशन होगी, किसमें, स्ट्रिंग में आपकी टेंशन होगी। कौन सी स्ट्रिंग में, जिससे कि ये मास हैंग कर रहा है। तो ये आपकी सपोज टेंशन T है। तो इसने कहा कि सर T ऊपर की तरफ लगेगा। और क्या है ये आपका, क्योंकि स्टेशनरी है तो फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया, मतलब ए तो है ही नहीं, तो फोर्स को हम बैलेंस कर देंगे, T माइनस mg, T ऊपर की तरफ mg नीचे की तरफ। तो फोर्स बैलेंस हो गया और ये किसके इक्वल हो गया, आपका 0 हो गया, यानी T इक्वल टू mg। अब ये कह रहे हैं कि T सर टेंशन कितनी हो इसमें, हमने पूछा कि उसमें टेंशन कितनी है, तो कह रहे हैं कि mg की इक्वल टेंशन है, राइट। अब देखो अब क्या हुआ कि यहाँ पर चंदू का दोस्त जो है, फ्रेंड है, वो है भोलू, यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब उससे पूछा कि भाई बताओ, ये लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ में, लिफ्ट क्या है, दिखाई पड़ रही है पारदर्शी, मतलब उस तरह की ट्रांसपेरेंट उसमें है। तो उसको दिखाई पड़ रही है कि भाई हाँ ये तो एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो इसने बताया कि क्या जो mg है उसका एक्सेलरेशन क्या है, या फिर इसमें जो टेंशन है वो बताओ कितनी है। तो इसने बताया कि सर इसके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो इसने भी ड्रॉ किया, क्योंकि ये भी अच्छे से फिजिक्स जानता है। तो इसने बताया कि mg नीचे की तरफ, T आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट, और A एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रही है। दैट मीन्स T माइनस mg इज इक्वल टू ma। हाँ, अब ये तो कह रहा है कि ma कौन सा है, ये है। सपोज इसको A को ले लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो ये क्या टेंशन कितना आया इसके हिसाब से, टेंशन आ गया सर m इंटू जी प्लस ए। अरे बाप रे, ये तो दोनों अलग अलग हो गए। अब चंदू कह रहा है कि mg के बराबर टेंशन है, ये कह रहे हैं कि भोलू कह रहा है कि m इंटू जी प्लस ए है। तब दोनों तो सही हो नहीं सकते, दोनों तो गलत है।
दोनों में से कोई एक तो गलत है, दोनों गलत नहीं है, एक कोई एक गलत है ना। कौन गलत है? अब अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता है लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इनको लिफ्ट ये दिखाई नहीं पड़ा कि भाई इसका कोई एक्सेलरेशन है, क्योंकि इनका खुद का एक्सेलरेशन कितना है चंदू का, इसके बराबर ही है, क्योंकि वो भी लिफ्ट के अंदर है, राइट। तो यहाँ पर आपको जब हमें पता है, हम देख रहे हैं कि भाई ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, इसका एक्सेलरेशन है, तो इसकी जो रीडिंग आई, मतलब टी की जो रीडिंग आई, वो हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कैसे गलत हो जाएगी? क्योंकि हमें पता है इसमें केस में चंदू तो कह रहा है कि ये आपका 0 है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं पड़ रहा कि भाई लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसको मतलब वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, भाई ये तो मेरे रेस्पेक्ट में देख रहा है ना, इसके अपने रेस्पेक्ट में देख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, आपका मास का कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि चंदू का भी एक्सेलरेशन है, चंदू का भी एक्सेलरेशन कितना है, जितना इस मास का एक्सेलरेशन है उतना ही एक्सेलरेशन इसका है। यानी कि इसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये लिफ्ट है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी लिफ्ट है, किसके लिए, चंदू के लिए, राइट। अब यहाँ पे इनके लिए कौन सी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपका ग्राउंड है। कौन सी है, ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड है। अब देखो ये आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है, यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी कि क्या है, ग्राउंड है, मतलब उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसकी वजह से रिजल्ट क्या आया हमारा, कि टेंशन इसमें ये वाली होगी, मतलब उसका एक्सेलरेशन है। तो रिजल्ट कौन सा सही है, कौन बात सही कह रहा है, इसके हिसाब से तो मास मूव नहीं कर रहा और इनके हिसाब से मास मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये कर रहे हैं। यानी कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो न्यूटन्स लॉ को क्या कर रही है, डिफाई कर रही है ना, डिफाई कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं बता रही, जबकि एक्सेलरेशन इसमें है। तो ये आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई। कैसी होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, नॉन इनर्शियल फ्रेम कह सकते हो, राइट। अब इसको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि अगर यहाँ पे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो चंदू ने ली, वो आपकी एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो इसकी वजह से इसमें टेंशन, अगर सपोज यहीं पर ये लिफ्ट आपकी यहाँ से ब्रेक हो गई, उस केस में क्या हो गई, वायर आपका ब्रेक हो गया, राइट। देखो ये वायर आपका ब्रेक हो गया यहाँ से, अब क्या करेगी भाई, ये तो फ्री फॉल की कंडीशन आ जाएगी। और फ्री फॉल क्या होता है कि इसका एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया, जी आ गया, कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो फ्री फॉल हो गया शुरू, यानी कि जी हो गया। अब क्या होगा, चंदू तो इसके साथ में ही है, अभी चंदू से पूछा गया कि भाई इसमें टेंशन कितनी हुई, तो चंदू ने तो वापस वही अपनी एप्लीकेशन लगा दी, कौन सी, T माइनस एम जी इजकल टू 0, क्योंकि चंदू भी नीचे मूव कर रहा है और ये आपका मास भी नीचे मूव कर रहा है, और इसके हिसाब से टेंशन आ गई आपकी फिर से वापस mg। अब इनसे भी पूछा कि भाई ये जब नीचे इसको ये रस्सी टूट गई, तो उस केस में मतलब ये जो रोप है आपकी टूट गई, तो फॉलो से भी पूछा, उन्होंने क्या बताया कि T अब क्या कर रहा है इसमें, सर mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, T ऊपर की तरफ काम कर रहा है, और A एक्सेलरेशन आपका कहाँ काम कर रहा है, चलो चेंज कर देते इसको, हाँ A एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ काम कर रहा है, जो कि है कितना g के इक्वल, राइट। तो इन्होंने भी क्वेश्चन बनाई, यानी कि नेट फोर्स किस साइड में है, नीचे की तरफ है, mg माइनस टी इजक्वल टू m इंटू ए, क्या है आपका g है, सो g, तो इनका क्या आ गया, t इजक्वल टू 0। अब वापस वही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि यहाँ पे ये कह रहा है कि t इजक्वल टू 0 होगा, और चंदू कह रहा है कि भाई t इजक्वल टू mg है, वापस वही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। किस वजह से आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि अभी भी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है चंदू की, वो क्या है आपकी A एक्सेलरेशन से G एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है। फ्री फॉल में क्या होता है बेटा, अगर इसको हम ये ड्रॉप कर देते हैं तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, G हुआ, G के इक्वल होता है, पढ़ा है ना हमने। भाई अगर फ्री फॉल नहीं देगा तो काइनेमेटिक्स में लेक्चर में आप जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो, राइट। तो अब क्या हो रहा है, यानी दोनों में से कोई एक नहीं गलत है। लेकिन अगर हम ये भी देखते हैं, हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर मान लो उसके ब्रेक कर दी हमने, ये वाली स्ट्रिंग को अगर रोप को ब्रेक किया था, तो क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो गया। फ्री फॉल होते ही इसमें टेंशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। टेंशन इसमें क्या होगी, इसमें जैसे फ्री फॉल स्टार्ट होगा इसमें टेंशन 0 हो जाएगी। यानी सही कौन है, सही तो आपका भोलू है, राइट। अगर हम कैसे करें सर टेंशन 0 हो रही है, बेटा यहाँ पर हम एक क्या कर देंगे, यहाँ पर एक आपका स्प्रिंग स्केल लगा देंगे, स्प्रिंग बैलेंस लगा देंगे। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जो होगी यहाँ पर वो 0 शो करेगी। अगर फिर हम इससे पूछेंगे, चंदू से ही पूछेंगे कि भाई बताओ इसमें टेंशन कितनी है, बोला सर आनी तो चाहिए T=mg, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस तो आपका 0 दिखा रहा है। तो अब चंदू को कन्फ्यूजन शुरू होगा कि भाई हाँ स्प्रिंग बैलेंस आपकी 0 दिखा रहा है और 0 ही रीडिंग आया है, वो कौन बता रहा है, चंदू बता, मतलब भोलू बता रहा है। यानी कि कौन सही है, ये सही है। दैट मीन्स आपका न्यूटन का जो लॉ है वो किस में, अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी लिफ्ट है चंदू के लिए, तो क्योंकि वो उसी के रेफरेंस में बात कर रहा है, तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी एक्सलेरेशन से मूव कर रही है तो आपका न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई एक्सलेरेशन है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी और उसमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं होंगे, न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होंगे, राइट। अब इसी के ऊपर आता है कि आपका शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। शूडो फोर्स हम एक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, एक डाउट और रहता है बच्चों को, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस A1 एक्सलेरेशन से जा रही है और दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो हमने 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास में, एक का एक्सलेरेशन A1 है और दूसरे का A2 है, और सर अगर दोनों का एक्सलेरेशन हम A1 और A2 को इक्वल कर देते हैं, A1 = A2, तो उस केस में आपकी ये मान लो सेकंड जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है x', y', z', इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी या नहीं होगी। इस तरह के डाउट आते हैं बच्चों को और बहुत वैलिड से डाउट है ना, समझ में भी आता है कि भी हाँ, अगर क्योंकि एक्सलेरेशन, रिलेटिव एक्सलेरेशन क्या हो गया, दोनों का 0 हो गया। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसका एक्सलेरेशन निकालेंगे तो क्या हो गया, क्योंकि दोनों का एक्सलेरेशन सेम है तो रिलेटिव एक्सलेरेशन क्या हो गया, दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या हो गया, आपका रिलेटिव एक्सलेरेशन 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे रुको, क्या हो रहा है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी कोई ना कोई एक्सलेरेशन है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी कोई ना कोई एक्सलेरेशन है। ये हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये हम किसी थर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर कर रहे हैं, है ना। यानी कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी एक्सलेरेशन है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी एक्सलेरेशन है। यानी उस थर्ड फ्रेम के रेफरेंस में ये दोनों ही कैसी हो गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई एक्सलेरेशन होता है, कोई भी एक्सलेरेशन दिया हुआ है, तो कहीं से तो मेजर हो रहा है ना, हाँ, और उसमें एक्सलेरेशन है जहाँ से भी मेजर हो रहा है, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। सिंपल लॉजिक ध्यान रखो, अगर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सलेरेशन है तो वो आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई और उसमें आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए आपको एक शूडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी और शूडो फोर्स हम एक दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे, शूडो फोर्स को हम अप्लाई कैसे करते हैं, राइट। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल। और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आपको लाइक करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, नॉलेज बांटने से कम नहीं होती। हो सकता है इसके बदले में वो भी आपसे कुछ अच्छा शेयर करेंगे। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।